नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करेगा और जो देश बीच में आएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए ट्रंप नेटो को भी तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने नेटो के 8 देशों पर टैरिफ लगा दिया है। हमें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिद पकड़ ली है। तो यूरोप ने भी साफ कह दिया है कि धमकी किसी और को दे, हम तुम्हें ग्रीनलैंड नहीं देंगे। पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो गया है। यहां तक कि अमेरिका की हां में हां मिलाने वाला ब्रिटेन भी ट्रंप पर भड़का हुआ है। पूरा नेटो ही संकट में दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नेटो हुआ खत्म, अलग हुआ अमेरिका। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो ग्रीनलैंड पर हमला भी कर सकते हैं। तो क्या जल्दी ही यूरोप और अमेरिका के बीच जंग होने वाली है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान में नए नेतृत्व का समय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार कही खामेनेई शासन के अंत की बात। सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले ट्रंप के हाथ खून से रंगे। संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर एक नए शांति बोर्ड का गठन करने की योजना बना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दुनिया में चाहिए शांति तो देने होंगे $1 अरब। रूस और चीन इस प्रस्ताव का कर सकते हैं विरोध। नेपाल के पूर्व पीएम देवबा को लगा झटका। चुनाव से पहले देवबा के हाथ से छिन गई नेपाली कांग्रेस की कमान। चुनाव आयोग ने थापा के गुट को दिया आधिकारिक पार्टी का दर्जा। और चलते चलते में देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ में बनाया गया टाइम कैप्सूल, वैज्ञानिकों का मास्टर प्लान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन अकेला ढूंढेगा मंगल ग्रह पर जीवन। अमेरिका ने डाले हथियार। नासा का परसीवियरेंस रोवर के जरिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन खत्म। पाकिस्तान में हवा जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। लाहौर में 450 के करीब रहा AQI। इंडोनेशिया में 11 लोगों को लेकर जा रहा ATR 42500 रीजनल विमान लापता। तलाश में जुटी सेना। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीनी टीमें मौके पर पहुंची। सर्बिया में हजारों छात्रों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे लगाते हुए सरकार पर लगाया व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप। हिरासत में लिए गए सैकड़ों लोग। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सीधे सीधे नेटो को ही ललकार दिया है। यूरोप के 8 देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है वो नेटो में शामिल देश हैं। जिन देशों ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा का ऐलान किया उन सभी पर अमेरिका ने टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, जरूरत हुई तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ये आखिरी फैसला है और जो बीच में आएगा वो सजा पाएगा। अभी 10% टैरिफ लगाया है और नहीं सुधरे तो 1 जून से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। जिन देशों पर ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया है उसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई और देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भेजता है या फिर अमेरिका की योजना का समर्थन नहीं करता है उसे भी सजा मिलेगी, उस पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद एक बात तो साफ हो गई कि 1 जून तक वो ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करेंगे। समझौते से या खरीद कर ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करेंगे और बात नहीं बनती है तो सैन्य विकल्प पर विचार होगा। धमकी तो वो दे ही रहे हैं और अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका ने सैनिक भेजे तो नेटो देशों के बीच ही जंग हो जाएगी। ट्रंप हर स्थिति के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। तो वहीं डेनमार्क ने भी साफ कह दिया है कि वो अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार है। इस बात की उम्मीद कम है कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ग्रीनलैंड कई सालों से डेनमार्क का हिस्सा है। इसे अर्ध स्वायत्त शासी क्षेत्र का दर्जा हासिल है। डेनमार्क का संविधान इसे यह अधिकार देता है कि अगर वहां के लोग चाहें तो आजादी की घोषणा कर सकते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन यह फैसला ग्रीनलैंड के लोग करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। ग्रीनलैंड के लोग भी अमेरिका की योजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अड़ गए हैं। उन्हें दुनिया का यह सबसे बड़ा आइलैंड हर हाल में चाहिए और इसके लिए वो नेटो को तोड़ने के लिए भी तैयार है। वैसे जिस तरह से ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ लगाया है उसके बाद नेटो तो टूटने की कगार पर पहुंच ही चुका है। इस बीच ट्रंप के टैरिफ को लेकर यूरोप से बेहद सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रिटेन और फ्रांस ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के राजदूतों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों को खतरनाक कहा गया। इस बैठक से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का बयान सामने आया है। उन्होंने टैरिफ लगाने को पूरी तरह गलत कहा है।
स्टामर ने कहा कि ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश सही नहीं है। ग्रीनलैंड का भविष्य डेनमार्क और ग्रीनलैंड तय करेंगे, अमेरिका को इसका भविष्य तय करने का अधिकार नहीं है। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि टैरिफ की धमकियों के आगे हम नहीं झुकेंगे। यूरोपीय देश इस धमकी का एकजुटता से और अपने तरीके से जवाब देंगे। हम यूरोपीय देशों के साथ दुनिया भर के देशों की संप्रभुता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता और संप्रभुता को लेकर भी फ्रांस प्रतिबद्ध है। इसलिए डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, इसमें फ्रांस ने हिस्सा लेने का फैसला लिया है। आज यूरोप की सुरक्षा दांव पर है। किसी भी प्रकार की धमकी ना तो हमें यूक्रेन पर और ना ही ग्रीनलैंड पर अपना फैसला पलटने के लिए मजबूर कर सकती है। कनाडा ने भी इस मुद्दे पर यूरोप का साथ दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। बात हम अगर ग्रीनलैंड की करें तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है। यह आर्कटिक का एक द्वीप है। यह क्षेत्रफल में मैक्सिको से भी बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी मात्र 57,000 है, जो एक छोटे से क्षेत्र में रहती है क्योंकि अधिकांश हिस्सा हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। सामरिक रूप से इसका बड़ा महत्व है। यह अमेरिका के करीब है। ट्रंप का कहना है कि वो यहां गोल्डन डोम तैनात करेंगे, जिससे रूस और चीन के खतरे से अमेरिका को बचाया जा सके। तो वहीं यूरोप का कहना है कि ग्रीनलैंड भी नाटो का हिस्सा है। गोल्डन डोम अगर तैनात करना है तो उसकी इजाजत ग्रीनलैंड से ली जा सकती है। इसके लिए उस पर कब्जे की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अड़ गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान इस वक्त आर्थिक परेशानियों से लड़ रहा है, जिसके चलते वहां जबरदस्त प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को चुनौती दी थी। तख्ता पलट की कोशिश की गई, लेकिन अब ये तूफान गुजर चुका है। खामेनी जहां थे वहीं हैं। ईरान की सरकार में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। हालात सामान्य हो गए हैं। बड़े हिस्से में इंटरनेट फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी जा रही थी, वो भी बंद हो गई हैं, लेकिन जुबानी जंग जरूर चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के 37 साल पुराने शासन को खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब नई लीडरशिप की जरूरत है। खामेनी पागल आदमी है। उसे अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की जान लेने की घटनाएं रोकनी चाहिए। उसके नेतृत्व में उसका देश ऐसी जगह बन गया है जहां कोई नहीं रहना चाहेगा। उनकी सत्ता दमन और हिंसा पर टिकी हुई है। खामेनी का अब तक का सबसे अच्छा फैसला यह था कि 2 दिन पहले 800 से ज्यादा लोगों को फांसी नहीं दी गई। ईरान की लीडरशिप को देश को ठीक तरह से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं अमेरिका को चलाता हूं, ना कि हजारों लोगों को मारकर सिर्फ नियंत्रण बनाए रखने पर। लीडरशिप का मतलब सम्मान है, डर और मौत नहीं। ट्रंप ने सैन्य हमले की बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि ईरान की सरकार को जनता का दमन नहीं करना चाहिए। जवाब ईरान की तरफ से भी आया है। खामेनी ने ट्रंप पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस्लामी क्रांति की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका ईरान पर अपना प्रभुत्व खो चुका है। वे ईरान को फिर से अपना सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। ये केवल ट्रंप की नीति नहीं है, ये एक सामान्य अमेरिकी नीति है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देशद्रोहियों को संदेश भेजा कि वे उनका समर्थन करेंगे और सैन्य मदद पहुंचाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद राजद्रोह में शामिल थे। खामेनी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तोड़फोड़, आगजनी और जान लेने वाले समूहों को ईरानी राष्ट्र कहकर संबोधित किया। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को इस आरोप के लिए दोषी पाते हैं। अमेरिका ने इस राजद्रोह को अंजाम देने के लिए व्यापक तैयारियां की थी, कई साजिशें रची गई, लेकिन ईरान ने अमेरिका को हरा दिया। खामेनी ने साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका कुछ भी कर ले, हर बार उसे हार ही मिलेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, तब से ही वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब एक बार फिर ट्रंप अजीबोगरीब फैसला लेने की तैयारी में है। अभी तक तो उनकी नजरें यूरोप पर बनी हुई थी, लेकिन अब ट्रंप की तिरछी निगाह यूएन पर आ टिकी है। राष्ट्रपति ट्रंप एक नए शांति बोर्ड के गठन का ऐलान कर चुके हैं। शांति बोर्ड को शुरू में गजा में इजरायल और हमास के युद्ध को खत्म करने पर केंद्रित माना जा रहा था, लेकिन अब ट्रंप इसका विस्तार करने की तैयारी में है और इसके लिए उन्होंने प्लान भी बना लिया है, जिसके तहत जिन जिन देशों में अशांति फैली हुई है, वहां वहां शांति बोर्ड के जरिए सुचारू रूप से शांति लाने की कोशिश की जाएगी।
और साथ ही सुशासन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी ट्रंप यूएन की तर्ज पर एक नया संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने नए शांति बोर्ड में स्थायी जगह पाने के इच्छुक देशों से योगदान देने की मांग की है। साफ है, स्थायी सदस्यता चाहने वाले देशों को कम से कम $1 अरब देने होंगे, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हफ्ता वसूली कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले अध्यक्ष होंगे और वो ही सदस्यों के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्तियों का फैसला लेंगे। फैसला बहुमत से लिया जाएगा, जिसमें मौजूद हर एक सदस्य देश को एक वोट मिलेगा, लेकिन सभी फैसले अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन होंगे। इस प्रस्ताव के मसौदे में कहा गया है, हर एक सदस्य देश इस चार्टर के लागू होने की तारीख से अधिकतम 3 साल के लिए काम करेगा, जिसका नवीनीकरण अध्यक्ष के जरिए किया जा सकता है। 3 साल की मेंबरशिप उन सदस्य देशों पर लागू नहीं होगी जो चार्टर के लागू होने के पहले साल के अंदर शांति बोर्ड को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा नकद राशि का योगदान करेंगे। लेकिन ट्रंप के इस फैसले को कई देशों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें प्रमुख तौर पर रूस और चीन शामिल है। लेकिन इजरायल ने तो अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है और इजरायल की ये नाराजगी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्लान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक इजरायल हर मामले में अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन इस बार उसका रुख बदलता दिख रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि ट्रंप का ये प्लान कामयाब हो पाता है या नहीं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में जब से ओली सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही वहां की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। देश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को बड़ा झटका लगा है। देउबा के हाथ से उनकी पार्टी छिन गई है। दरअसल चुनाव से पहले नेपाली कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई है। आप जानते हैं, जिनमें एक धड़े का नेतृत्व पूर्व पीएम देउबा कर रहे हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व पार्टी महासचिव रहे गगन थापा कर रहे हैं। और अब चुनाव आयोग ने गगन थापा की पार्टी को असली नेपाली कांग्रेस का दर्जा दे दिया है, जिसके बाद देउबा के राजनीतिक सफर पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नेपाली अखबार द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त रामप्रसाद भंडारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गगन थापा के नेतृत्व वाली पार्टी को मान्यता दी गई। चुनाव आयोग के इस फैसले का गगन थापा गुट ने स्वागत करते हुए खुशी जताई है। वहीं देउबा गुट ने न सिर्फ इस पर नाराजगी जताई, बल्कि राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन की धमकी भी दी है। चुनाव आयोग का यह फैसला देउबा पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब उनकी पार्टी की कमान तो उनके हाथ से छिन ही गई है और साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी खतरा मंडराने लगा है। आयोग के इस फैसले का मुख्य आधार नेपाली कांग्रेस का संविधान था। दरअसल चुनाव आयोग ने माना कि जब नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति पार्टी संविधान में अनिवार्य प्रावधान का दृढ़ता से पालन नहीं कर रही थी, तो पार्टी महासचिव थापा और विश्व प्रकाश शर्मा ने विशेष अधिवेशन बुलाया जो वैध था। चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि विशेष आम अधिवेशन की मांग पर कोई लिखित में असहमति दर्ज नहीं कराई गई थी, जिससे यह साबित हो जाता है कि इस अधिवेशन को पार्टी के संविधान के तहत ही बुलाया गया था। और अब नेपाली कांग्रेस में दोफाड़ की नौबत आई ही क्यों? अगर इस सवाल की बात करें तो इसकी प्रमुख वजह थी देश के युवाओं के अंदर पुराने राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भड़का गुस्सा। आपको याद होगा कि ओली सरकार के खिलाफ किस तरह युवा सड़कों पर उतरे। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी आंदोलन खड़ा हो गया। युवाओं में सिर्फ मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में ही बदलाव चाहते हैं। उनका मानना है कि जितने भी पुराने नेता पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, वो ही इस भ्रष्टाचार को शह देते हैं। उन्होंने इनकी बर्खास्तगी की मांग की, उनके चुनाव लड़ने से बैन लगाने की मांग की, जिसके बाद नेपाली कांग्रेस में भी मतभेद शुरू हो गया। मार्च में होने वाले चुनावों को देखते हुए थापा ने देउबा से पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग की, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई। अब देखना यह होगा कि इसका आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बर्फीले टाइम कैप्सूल की। तो जरा सोचिए, अगर आज से 500 साल बाद कोई इंसान ये जानना चाहे कि 2026 में हम कैसी हवा में सांस लेते थे, तो उसे जवाब कहां से मिलेगा? और इसी को लेकर अब वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अहम मिशन को अंजाम देना शुरू किया है। वो दुनिया के कोने कोने से बर्फ के टुकड़े बटोर रहे हैं और उन्हें हमेशा के लिए अंटार्कटिका में सेफली प्रिजर्व कर रहे हैं, सहेज रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन ग्लेशियर के टुकड़ों के अंदर काफी जानकारियां छिपी हुई हैं, जैसे सदियों पहले हवा की क्वालिटी कैसी थी, तापमान क्या था और बड़े ज्वालामुखी कब फटे थे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर ये पिघल गए तो इतिहास के तमाम सबूत, तमाम एविडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए मिशन के लीडर थॉमस स्टॉकर और उनकी टीम ने एक बर्फीला तहखाना यानी आइस आर्काइव तैयार किया है। इसे बनाने में पूरे 10 साल लग गए।
ये अंटार्कटिका की सतह से 10 मीटर नीचे खोदी गई एक विशाल गुफा है, जहां तापमान -52 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहां ना बिजली की जरूरत है, ना किसी मशीन की। कुदरत खुद इन सैंपल्स को अगले कई 100 सालों तक सेफ रखेगी। वैज्ञानिक फिलहाल मोब्लांक जैसे पहाड़ों की बर्फ सहेज चुके हैं और अब उनकी नजर हिमालय, एंडीज और ताजिकिस्तान पर है। ताजिकिस्तान से तो 105 मीटर लंबा बर्फ का टुकड़ा निकाला गया है, जो किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। ये पूरी मेहनत फ्यूचर साइंटिस्ट यानी भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए है। आज शायद हमारे पास वैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भले ही ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इन आइस सैंपल्स की मदद से क्लाइमेट चेंज के ऐसे रहस्यों को सुलझा सकेंगी जो आज नामुमकिन लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।